नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। कल के वीडियो में हमने क्या समझा था, जो आपके कला से संबंधित तत्व थे उन्हें हमने देखा था, और कला का अर्थ, कला की परिभाषा, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। हम जहां पर छोड़े थे वो था आपका कला का तत्व, और यहीं से आज हमें प्रारंभ करना है। ठीक है, तो कला के तत्व कौन कौन से हैं? तो कला के मुख्य 6 तत्व हैं। कौन कौन से? रेखा है, आकृति है, वर्ण है, तान है, वयन और अंतराल। ठीक है, वयन को पोत कहते हैं, आकृति को रूप कहते हैं, वर्ण को रंग कहते हैं। जहां यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये सारी चीजें दी गई हैं। तो कला के कितने तत्व हैं? तो कला के 6 तत्व हैं: रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन और अंतराल। अब आइए एक एक तत्वों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामितीय होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में भी किया जाता है। तो रेखा का प्रयोग क्या है? प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। वैसे तो ज्यामितीय रूप में होती है, लेकिन रेखा का अपना एक प्रतीक भी होता है कि एक रेखा क्या व्यक्त करती है, कौन से मनोभावों को व्यक्त करती है, ये भी अपना एक अलग अर्थ रखता है। ठीक, तो उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम मानव द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। ठीक, मतलब रेखा सिर्फ रेखा नहीं है जो मतलब ज्यामिति में हम पढ़ते हैं, उसका अपना एक भाव भी होता है। खड़ी रेखा का क्या भाव है, पड़ी रेखा का क्या भाव है, ये सारी चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन रेखाएं अपना एक भाव प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि भारतीय चित्रकला क्या है। तो भारतीय चित्रकला आपका क्या है? रेखा प्रधान है। क्या है? रेखा प्रधान है। अतः अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया है। परंपरागत कलाओं में भी रेखाओं के गूढ़तम सौंदर्य की दृष्टि को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आए, जो प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, वो यही है कि भारतीय कला क्या है? तो ये रेखा प्रधान है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज बस यही है। रेखाओं का अपना एक भाव होता है। क्या क्या भाव होता है ये हम आगे देखेंगे। बाकी जो इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा था उसका कोई मतलब नहीं था। सामान्यतः रेखा के 2 भेद माने गए हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सरल रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है, जब आपका परिचय ज्यामिति से कराया गया होगा। यूक्लिड की ज्यामिति जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपको रेखाओं के 2 प्रकार बताए गए होंगे, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सीधी रेखा ऐसे, और वक्र रेखा क्या होती है? घुमावदार लेकर होती है। ठीक है, तो सरल रेखा हो गई और वक्र रेखा। वक्र मतलब होता है कर्व, वक्र की अंग्रेजी क्या होती है? कर्व, यानी मोड़दार या घुमावदार। रेखा की परिभाषा देखिए, रेखा की परिभाषा क्या है? रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। क्या है, अगर हम किसी मतलब बिंदुओं को ऐसे हम मिलाते चले जाएं तो ये क्या होगा? बिंदु की सततता को हम क्या कहते हैं? रेखा। बिंदु की सततता क्या है? मतलब कंटिन्यूसी ऑफ पॉइंट्स। जो बिंदु की सततता होती है, यानी क्रम से बिंदुओं को हम एक रखते चले जाएं। अगर हम घुमावदार रख दिए तो वक्र रेखा का निर्माण हो जाएगा, और अगर हम सीधे लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है क्या कि रेखा को हम अगर छोटे छोटे घटकों में तोड़ दें तो उसका जो अंतिम घटक आएगा वो आपका क्या आएगा? बिंदु ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं? अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। क्या होता है कि 2 बिंदु की जो वास्तविक रेखा नहीं होती है, लेकिन हमें यह पता होता है कि हाँ यहाँ पर एक रेखा होगी, या उसका जो प्रभाव हमारे दिमाग में बनता है वो एक रेखीय प्रभाव छोड़ता है। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। इसका प्रश्न भी आता है कि अनुभूत रेखाएं किसे कहते हैं? तो ये वास्तविक रेखा नहीं होती है, बल्कि रेखा जैसी प्रतीत होती है। वहां पर आपका रेखीय प्रभाव आपके मस्तिष्क पर छोड़ती है कि हाँ यहाँ पर एक रेखा है, तो वो क्या होती है? अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। फिर क्या है? रेखाओं के प्रकार एवं प्रभाव। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती है तथा उसमें एक अर्थ निहित होता है। दिए गए जो आपको ये
वाक्यों का एक भंडार मिला। उसमें से सिर्फ महत्वपूर्ण यही है कि जो रेखाएं होती हैं उनका अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। और जो ये प्रतीक होती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा कि रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। अब देखिए, सीधी लंबवत रेखा, यह रेखा सीधी लंबवत होती है। हम रेखाओं को देखते हैं। सीधी लंबवत रेखा क्या होती है? ये जो ये आपकी रेखा है, मान लीजिए हम इसे नाम दिए एक्स, तो ये जो एक्स रेखा सीधी है, ये क्या है? तो सीधी है और लंबवत रेखा है। तो ये इसका प्रभाव क्या होता है? अगर चित्र में कहीं इस तरीके के रेखा का प्रयोग होता है तो इसका मुख्य प्रभाव क्या क्या है? आकांक्षा है, गौरव है, अस्थायित्व है व शाश्वतता है, ठीक है। आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व व शाश्वतता, ठीक है। फिर आपका क्या है? क्षैतिज रेखा। एक आपकी जो सीधी खड़ी लाइन होती है वो आपकी क्या हो गई? ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई या लंबवत रेखा हो गई, जो क्या क्या दर्शाती थी? आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व, शाश्वतता को दर्शाती थी। जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है? बड़ी लाइन होती है, ठीक है। इस रेखा का मुख्य गुण क्या होता है? लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। मान लीजिए कोई रेखा खड़ी है तो इसको आधार कौन देगा? तो ये बड़ी लाइन देगी। तो यही क्या होता है? क्षैतिज रेखा का मुख्य गुण क्या होता है? ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा को एक आधार प्रदान करना, ये स्टैंड देता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या क्या होता है? अगर इस तरीके से किसी चित्र में प्रयोग होता है तो क्या होता है? विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन व संतुलन। क्या क्या है? विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन व संतुलन है, ठीक है। कोणीय रेखाएं, देखिए ये कोणीय रेखाएं आपकी है, जो कोण बनाती हुई दो रेखा है। तो कोणीय रेखा अकेले तो होगी नहीं। मान लीजिए एक रेखा आ रही है, वही ऐसे घूम गई हो, ठीक, तो वो आपकी कोणीय रेखा होती है। कोणीय रेखाओं का क्या प्रभाव होता है? तो व्याकुलता दर्शाती है, संघर्ष दर्शाती है, आघात दर्शाती है, बेचैनी दर्शाती है, असुरक्षा दर्शाती है और अस्पष्टता दिखाती है, ठीक है। ये क्या है? कोणीय रेखाओं के प्रभाव हैं। अब देखिए, कर्णवत रेखाएं क्या होती हैं? कर्णवत रेखा एक तिरछी रेखा होती है इस तरीके से। कर्णवत रेखाएं क्या होती हैं? इनका जो प्रभाव होता है, नाटकीयता होता है या प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी तथा व्याकुलता। देखिए, बेचैनी आपको कोणीय रेखाओं में भी मिली है और वो आपको कर्णवत रेखाओं में भी बेचैनी मिली है। व्याकुलता आपको कोणीय रेखाओं में भी मिली है, व्याकुलता आपको कर्णवत रेखाओं में भी मिलती है। फिर आपको मिलता है एक पुंजीय रेखा। एक पुंज से निकली कई रेखाएं, ठीक है। ऐसे आपकी कई दिशाओं में निकल जाती हैं, तो वो आपके क्या कहलाती हैं? एक पुंजीय रेखाएं हैं। तो एक पुंज से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव क्या क्या है? एकता है, शक्ति है, स्वच्छंदता है, अभिलाषा है, शोभा है, लौलीनता है, स्वदेश प्रेम है और प्रसार है। ये क्या है? एक पुंजीय रेखाओं के प्रभाव, ठीक है। किसी भी चित्र में इस तरीके की रेखाएं होती हैं तो वो अपने आप में एक पूरा प्रभाव या एक तरीके से पूरा भाव स्पष्ट करती हैं। आपका है वर्तुल या चक्राकार रेखाएं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव भ्रम उत्पन्न करना, संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति है। भ्रम उत्पन्न करती हैं। जैसे अगर आप जो ये बोर्ड पर बनी हुई ये रेखाएं हैं चक्राकार, इस तरीके से अगर आप पट्टिका किसी को कहीं पर बना लेते हैं और उसके बाद आप घुमा दें तो वहां पर भी आपको एकदम दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि संकेंद्रित वृत्तें जो हैं वो क्रमशः अपने आकार को बढ़ाती हुई बाहर की ओर आ रही हैं। तो ये क्या करती हैं? वर्तुल या चक्राकार रेखाएं जो होती हैं वो भ्रम पैदा करती हैं। अगर आप ज्यादा देर तक इसे देखते रहेंगे तो इसे कभी कभी आपको लगेगा कि ये उभरा, जो इसका केंद्र है वो उभरा हुआ है, और कभी कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो इसका केंद्र है वो गहरा है। प्रवाही रेखाएं क्या है? इस रेखा के मुख्य प्रभाव क्या है? गति है, लावण्य है, माधुर्य है। ये आपका क्या है? प्रवाही रेखाएं है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे तत्व पर, आकृति। देखिए, कहीं कहीं आपको कर्णवत रेखा दी जाएगी, कहीं कहीं आपको तिरछी रेखाएं दी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कर्णवत या तिरछी रेखाएं, बात एक ही है। आकृति में क्या है? रूप व क्षेत्र है। आकृति को ही हम रूप कहते हैं। रूप व क्षेत्र जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है।
यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। अतः रूप निर्माण के लिए आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। देखिए, जो आधार होता है वो रेखाएं ही होती हैं। अब आपको हमने बताया कि रेखाएं दो तरीके की होती हैं, एक तो आपका होता है सरल रेखा, एक दूसरा होता है वक्राकार रेखा। तो जब हम आकृति का निर्माण करते हैं तो हम वक्राकार रेखा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, ये अलग की चीजें हैं, वो कहीं सरलता लिए होती हैं, कहीं वक्राकार अपना वक्राकार पथ का चयन करती हैं, लेकिन होती बस इन्हीं दो रेखाओं में से एक है। और वही सारी थ्योरी यहाँ पर बताएगी कि यदि यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। देखिए, बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक सममात्रिक रूप, एक असममात्रिक रूप। सममात्रिक रूप को हम सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति। जितने लोग प्राविधिक कला पढ़कर आए होंगे तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन सममित का आया होगा। ठीक है, कि सममित का सममित किसी भी चीज का हमें सममित दृश्य बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? असम्मित चित्रण, या सॉरी असम्मित रूप। ठीक है, तो आपका एक सम्मित हो गया, एक असम्मित हो गया, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो सम्मित क्या होता है? सममित यानी समान माप के दोनों तरफ हो। जैसे मान लीजिए एक डंबल है, जिम वाला डंबल जो होता है, अगर हम बीचों बीच से इसे ऐसे हम काट दें तो जितना हमारा दाएं हिस्सा मिलेगा, ये हिस्सा, उतना ही बाएं हिस्सा मिलेगा और एक ही आकार का मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए एक वर्ग है, वर्ग को हम वर्टिकली ऐसे हम काट देते हैं तो जो लेफ्ट होगा और जो राइट होगा वो एक दूसरे के सममित होगा, यानी आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों टुकड़ों को अलग अलग रख दिया जाए तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया? सममित। यानी हम जहां से प्रच्छेद करते हैं उन चीजों को तो उसके दाहिनी और बाएं चीजें एकदम क्या होती हैं? समरूपता लिए होती हैं, तो वहां क्या होता है? सममित होता है। लेकिन वही अगर मैं किसकी बात कर लूं, एल अक्षर है आपका, एल अक्षर को अगर मैं ऐसे काटता हूं तो देखिए ये दूसरा एक जो आपका बाएं साइड में है वो दूसरे तरीके से है, जो आपका दाहिने साइड में है वो दूसरे तरीके से है। लेकिन अगर हम एच अक्षर को काटें बीच से ऐसे तो एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को बराबर तरीके से ढक लेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अलग अलग चीजें हैं। तो ये आपका क्या है? सम्मित। ये क्या है? आपका असम्मित है। यह वह रूप है जो दाईं तथा बाईं दोनों ओर एक समान होते हैं, जैसे वृत्त, घन, आयत, गिलास। तो क्या होते हैं ये? दाएं और बाएं अगर हम बीच से प्रच्छेद कर दें तो क्या होगा? दाहिना भाग भी, देखिए जैसे ये आपका है तो जब मैंने इसे बीच से काटा तो ये जो पोर्शन है वो इसके समान ही है एकदम। ठीक है, और असम्मित में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे आप ये ले लीजिए, त्रिभुज, केतली, सुराही, विषमकोण, चतुर्भुज, तो ये हमने जग ले लिया, जग को हमने काटा तो लेफ्ट साइड में देखिए ये हिस्सा निकला हुआ है, राइट साइड में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ? ये असम्मित रूप हो गया। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से? एक सक्रिय रूप होता है और एक सहायक रूप होता है। ठीक है, सक्रिय रूप क्या होता है? यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। कभी आप फिल्मों के पोस्टर देखें, ठीक है, तो उसमें जो हीरो, जैसे मान लीजिए कि पोस्टर में कुछ ऐसी आकृति होगी जिसका सबसे, जैसे पुरानी फिल्मों में जब पोस्टर लगाए जाते थे सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल का प्रचार करने के लिए जो फिल्में लगी होती थी उनका प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाए जाते थे, तो उसमें जैसे मिथुन की फिल्म लगी होती थी तो मिथुन का चेहरा जो होता था वो एकदम बड़े आकार में आगे ही एकदम बना रहता था। ठीक है, तो ऐसा लगे जब आप पोस्टर को देखते थे तो सबसे पहले मिथुन की ही छवि आपके मतलब
छवि को ही आप देखते थे, बाकी पीछे जो चीजें छपी हुई हैं या लिखा हुआ है वो सब गौड़ हो जाती थी। तो वो आकृति जो प्रधान होती है वो क्या कहलाती है, सहायक आकृति होती है, और उसमें क्या होता है, कलाकार उसे अधिक महत्व देता है। ठीक है। और सहायक रूप क्या होता है, जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए प्रयोग किया गया। जैसे हमने आपको फिल्म के पोस्टर के उदाहरण के तौर पर हमने समझाया। तो जो चीजें बाकी जो पीछे बैकग्राउंड में उन चीजों की बची वो आपके सहायक रूप होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव क्या है, इस प्रकार है। देखिए, आयताकार है अगर, जैसे अभी तक हमने रेखाओं के प्रभावों को देखा, अब रूपों के प्रभावों को देखेंगे। अगर रूप आयताकार है तो किसका है, अस्थायित्व है, शक्ति है, आदि है। त्रिभुजाकार है तो विकास, सुरक्षा आदि है। वृत्ताकार है तो गति, आकर्षण आदि है। अंडाकार है तो आपका लावण्य, सौंदर्य आदि है। ठीक है। तो रूपों के प्रमुख प्रभाव क्या क्या है, जैसे हमने रेखाओं के प्रमुख प्रभावों को देखा कि रेखाएं अगर चित्र में प्रयोग की गई हैं तो वो क्या उत्पन्न करती हैं, तो उसी प्रकार हम रूपों के प्रभाव को भी देखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके रूप बने हैं ये भी वास्तव में रेखाओं से ही मिलकर बने हैं। चाहे वक्राकार हो चाहे सरल रेखा हो। वो आयत बनेगा तो आपका सरल रेखा होगा, त्रिभुज बनेगा तो सरल रेखा होगा, वृत्त बनेगा तो वक्राकार रेखा होगी, अंडाकार बनेगा तो उसमें भी तो वक्राकार रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो वो इंडिविजुअली वो रेखाएं तो अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ अगर हम संपूर्ण आकृति को देखते हैं कि उन रेखाओं के माध्यम से कौन सी आकृति अगर बनाई गई है, और उन आकृति अंडाकार जैसे चेहरे बनाए जाते हैं, कहीं कहीं चित्रों में अंडाकार चेहरे बनाए दिए गए, तो वो क्या दिखाएंगे, लावण्य और सौंदर्य को दिखाएंगे। हम पूरे आकृति को देखेंगे कि हाँ वो जो चेहरा बना है वो अंडाकार बना है। ठीक है। जब इंडिविजुअली हम रेखाओं की बात करेंगे तो उन रेखाओं पर हम बताएंगे कि हाँ ये रेखाएं क्या भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका क्या है, वर्ण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वर्ण। ठीक है। वास्तव में वर्ण क्या है, प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई चीज हमें दिखती कब है, तो दिखने के लिए जरूरी है नेत्र तो होना ही होना चाहिए, बिना नेत्र के हमें दिखेगी नहीं। लेकिन उससे भी आवश्यक चीज ये है कि प्रकाश होना चाहिए। आपके पास नेत्र है लेकिन अंधेरे में कोई चीज रखी है तो आप नहीं देख सकते जब तक कि आपके पास प्रकाश नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि 1660 ईस्वी में न्यूटन ने ये देखा, मतलब ये दिखाया, ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन था कि न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। ठीक है। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश को गुजारा। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरा तो वो 7 पट्टिकाओं में बट गई। ठीक है। कभी कभी जब आप स्नान करते हैं तो पलकों पर जो बूंदें रह जाती हैं उसके माध्यम से भी अगर आप आंखों को तिरछा करके देखें तब भी आपको हालांकि दिखेगी 3 या 4 रंग ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, पूरा स्पेक्ट्रम बनाकर देखा जाए तो हमें 7 पट्टिकाएं मिल जाएंगी। तो इंद्रधनुष हुआ, आपके पलकों के ऊपर की जो बूंदें हुई, या फिर पानी के ऊपर अगर तेल की बूंदें अगर पड़ गए हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। तो ये देखा गया कि प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो 7 पट्टिकाओं में बदल गए, और वही एक प्रिज्म और रख दिया गया तो उसके माध्यम से जब फिर से वो निकली तो वो किस में बिखर गए, मतलब एक सफेद रंग की। जब वो सातों उस प्रिज्म से उल्टे प्रिज्म से निकली तो वो क्या हो गई, फिर से एक सफेद रंग बना लिया अपना। तो क्या प्राप्त होता है, फिर से वो एक सफेद रंग ही हमें मिलता है, यानी रंगों का पुनर्संयोजन हो जाता है। दूसरा ये एक तरीका आप और अपना सकते हैं कि जो अलग अलग रंग आपको मिले हैं उन्हें आप एक जो वृत्ताकार दफ्ती लें और उस पर बना दें और उसके बाद घुमाएं, बहुत स्पीड से घुमाएं तो 7 रंग एक मतलब मिक्स हो जाएंगे और आपको श्वेत प्रकाश दे देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं। किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं प्रकाश की किरणों की सहायता से। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आंख में रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स कोन्स ग्रंथियां चेतन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग कौन कौन से, लाल है, पीला है व नीला है।
ठीक है, माने जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं, इन्हें मुख्य रंग कहते हैं। ठीक है, इनको और किसी अन्य रंगों के मिलाने से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनके जो ये तीनों रंग हैं इन्हें आपस में मिलाने से एक दूसरे से संचय बनाने से क्या हो जाएगा, हमें विभिन्न और भांति भांति प्रकार के रंग हमें प्राप्त हो जाएंगे। वर्ण के गुण क्या क्या है? रंगत है, ह्यू जिसे कहते हैं, मान है, वैल्यू जिसे कहते हैं, सघनता जिसे, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, रंगत क्या होता है? रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, ये क्या है? रंगत है। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। मान क्या होता है? रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो ह्यू था, रंगत था, वो क्या बताता है कि पीलापन है या लालपन है, लेकिन लालपन है तो कितना लाल है ये वैल्यू बताता है। क्या बताता है? वैल्यू, या जिसे मान कहते हैं। लाल है तो गहरा लाल है या हल्का लाल है। यदि किसी रंग में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाता है तो उस रंग का मान कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार सफेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने लाल कलर चयन किया, अब आपको उसके वैल्यू में चेंज करना है या मान में चेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करें? काला और सफेद दो तरीके के रंग ले लें। अब जब आप सफेद रंग मिलाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यदि आप काला रंग मिलाएंगे उस रंग में तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। यही चीज है यहां पर। नेक्स्ट क्या है? सघनता, इंटेंसिटी। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। जितना अधिक वर्ण या रंग शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्णों में सघनता कम हो जाती है। ठीक है, प्योर है तो ज्यादा चमकदार होगा, और अगर उसमें कुछ मिश्रण किया गया है तो वो कम चमकदार होगा। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर। अब आपके मन में आएगा कि तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग जो है वो आपका क्या है? सफेद और काला। ठीक है, हमें रंगत चेंज करना है तो सफेद काला मिलाएंगे, सघनता चेंज करनी है तो सफेद काला मिलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम सघनता चेंज करने में एक और चीज प्रयोग कर सकते हैं। क्या? धूमिल रंग मिला सकते हैं। ठीक है, धूमिल रंग मिलाने पर भी क्या हो जाएगा? आपकी सघनता कम हो जाएगी। पेवर रहेगा तो सबसे ज्यादा रहेगा, बाकी सफेद काला या फिर धूमिल मिलाओगे तो इसके मिलाने से किसी के मिलाने से ना बढ़ेगी, मतलब ये नहीं कि किसी तटस्थ रंग को मिलाने से उसकी सघनता बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, हमेशा घटेगी ही। लेकिन वैल्यू में क्या था कि सफेद मिलाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और अगर काला मिलाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी। लेकिन सघनता क्या है? घटेगी ही घटेगी। अगर कुछ भी मिलाते हैं तो घटेगी सिर्फ। नेक्स्ट है वर्ण के निम्नलिखित भेद हैं। मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे लाल, पीला, नीला। ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जो 3 कलर हैं आपके, लाल, पीला, नीला, ठीक है, इन्हें हम किसी और कलर से नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा हम कई कलर और बना सकते हैं। इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्यतः रंगते पदार्थ की हैं। ये मुख्य रंगते पदार्थ के हैं। पदार्थ की मुख्य 3 रंगते हैं, नीली, पीली तथा लाल। ये भी पूछा जाता है पदार्थ की कितनी मुख्य रंगते हैं, तो 3 है, नीली, पीली और लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। प्रकाश की मुख्य रंगतें हरी, बैगनी तथा लाल है। क्या है? हरी, बैगनी तथा लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को, सॉरी यहाँ दोनों ने तीनों को मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जो पदार्थ की मुख्य रंगतें वो नीली, पीली, लाल है, और प्रकाश की हरी, बैगनी, लाल है। तो लाल तो कॉमन है, लेकिन ये नीली, पीली यहाँ पर है और यहाँ पर हरी, बैगनी है। इसके विपरीत पदार्थों की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला तथा नीला मानते हैं।
इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि तंतुओं से होता है। अब रंगों का भी अपना प्रभाव होता है। लाल वर्ण का प्रभाव है उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई रंग दे दिया जाएगा, उसके बाद उनके प्रभाव, इनमें से कौन सा इस रंग का प्रभाव है, इस तरीके से करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि को दर्शाता है और ये क्या है, एक गर्म रंग है। पीले वर्ण का प्रभाव प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि को दर्शाता है और ये भी क्या है, गर्म वर्ण है। क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इनमें से शीतल रंग है या शीतल वर्ण है। आपको क्या दिया गया है, लाल दे दिया जाएगा, पीला दे दिया जाएगा, साथ में नीला दे दिया जाएगा या हरा दे दिया जाएगा। तो लाल पीला आपका गर्म हो जाएगा, नीला हरा आपका शीतल हो जाएगा। नीले वर्ण का प्रभाव क्या है, शीतलता, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष तथा रात्रि आदि है। यह ठंडा वर्ण है। तो ये रंग प्राथमिक वर्णों का प्रभाव है, ठीक है, और इन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस यहां से पूछे भी जाते हैं। द्वितीयक वर्ण क्या है, हमने आप देखा कि हमारे पास कुछ 3 ही कलर हैं जो मुख्य हैं। अब उन 3 कलरों को आपस में जब मैच कराएंगे तो हमें तीसरा पता चल, मतलब तीसरा रंग मिलता रहेगा। जैसे लाल और नीला को हम मिला देंगे तो बैगनी मिल जाएगा। तो इन्हें क्या कहते हैं, किन्हीं 2 मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें द्वितीयक वर्ण कहते हैं। यानी 3 है, अब क्रॉस कनेक्शन करवाएंगे एक दूसरे से तो हमें तीसरा मिलता चला जाएगा। तो लाल नीला को हमने मिलाया, बैगनी हो गया। लाल पीला को मिलाया तो नारंगी हो गया। पीला नीला को मिलाया तो हरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 हमें और मिल गया। अच्छा, अब आपके मन में ये भी हो जाएगा कि इन तीनों को आपस में मिलाएं, जैसे पहले 3 थे, 3 को मिलाया तो 3 मिल गए। अब इन तीनों को आपस में मिलाएं तो हाँ बिल्कुल मिलेंगे, हमें कुछ और रंग भी मिलेंगे इनके, इन तीनों के माध्यम से। द्वितीयक वर्णों का प्रभाव है और आज का लास्ट बस यहीं तक है। कल हम पढ़ेंगे द्वितीयक वर्णों के प्रभाव और उसके बारे में, जो द्वितीयक वर्ण हमें मिले हैं उन्हें आपस में मिलाने से कौन कौन से रंग बनते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। आप आज का एमसीक्यू जाकर आप सॉल्व करें, वहां पर आप क्वेश्चंस को देखें कि आज के पढ़ने के बाद आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि असली परीक्षा वही है। बाकी पढ़ना तो लगा रहता है, पढ़ने का उतना महत्व नहीं रह जाएगा जब तक कि आप प्रश्नों का अभ्यास ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।